चलिए आज हम विद्युत धारा के एक नए टॉपिक पे पहुंच गए हैं जिसका नाम है अफवाह वेग तथा विद्युत धारा में संबंध। जैसा कि आप जान रहे हैं कि इसके पहले वाला वीडियो जो था आपका विद्युत धारा क्लास 12 से था और यह उसी में का एक नया टॉपिक है आपका अफवाह वेग तथा विद्युत धारा में संबंध। जैसा कि आप अफवाह वेग के बारे में पढ़े हैं, यानी कि अफवाह वेग का मतलब होता है ड्राफ्ट वेलोसिटी। देखिए अब चलिए इसमें हम संबंध देखते हैं। माना एक ए अनुप्रस्थ कांट क्षेत्रफल व यल लंबाई का एक चालक है जिसमें आई विद्युत धारा प्रवाहित हो रहा है। जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं, कोई एक आप वायर ले लीजिए और वहाँ पे एक आप बैटरी रख दीजिए या कोई आप एक वस्तु रख दीजिए जिसमें आई एम्पेयर की धारा प्रवाहित हो रही है। तो जब यहाँ पे जो बैटरी लगाया गया है, यानी कि जो विभवांतर लगाया गया है, आप देख रहे हैं जैसा, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे और उस रखे गए वस्तु पर जाएगा। तो उसमें जाने वाला जो इलेक्ट्रॉन होगा या जिस वेग से वह इलेक्ट्रॉन जाएंगे, इन्हीं सब से हमें इसमें आपके अफवाह वेग में और विद्युत धारा में संबंध निकालना है। देखिए यल लंबाई के चालक से प्रवाहित विद्युत धारा आई बराबर क्या होगा, आपका Q अपान में T होगा, जैसा कि हम जानते हैं। अब हम क्या करेंगे यहाँ से कि अगर मुक्त इलेक्ट्रॉन द्वारा यल लंबाई तय करने में लगा समय आपको निकालना है, तो समय बराबर क्या होगा भाई, उसके द्वारा तय की गई दूरी और अपान में उसके माने उसकी चाल। एक इलेक्ट्रॉन की जो चाल है आपकी क्या होगी, VD होगी, यानी ड्राफ्ट वेलोसिटी होगी। जिस वेग से वह एक दूसरे से टक्कर मारते हैं वह उसकी क्या होगी, इलेक्ट्रॉन की चाल होगी, जैसा कि आप देख रहे हैं। अब यहाँ देखिए तो माने उस इलेक्ट्रॉन द्वारा यानी मुक्त इलेक्ट्रॉन के द्वारा जो लगा टाइम है T, वह उसके द्वारा तय की गई दूरी। तो दूरी का मतलब क्या होगा, जैसे आपका यल लंबाई का कोई वायर है, यल लंबाई का वायर है, तो उसके द्वारा तय की गई जो दूरी होगी उस इलेक्ट्रॉन के द्वारा यल ही होगा। और जो इलेक्ट्रॉन है वह VD चाल से, यानी कि VD चाल से चल रहा है, तब उसके द्वारा लगा समय T बराबर क्या होगा, आपकी लंबाई L बटे चाल VD होगा। अब चालक में उपस्थित, अगर मैंने मान लिया कि चालक में उपस्थित जो आवेश है, तो आवेश Q इक्वल टू होता है इलेक्ट्रॉन की संख्या और इलेक्ट्रॉन पर आवेश। जैसा कि हम देख रहे हैं, हम जानते भी हैं कि आवेश Q बराबर होता है इलेक्ट्रॉन की संख्या N और गुणे में E, माने E जो है वह इलेक्ट्रॉन पर आवेश है। ठीक है, ये हो जाएगा। अब इन दोनों से हम निकालेंगे संबंध, तो इलेक्ट्रॉन घनत्व जो आपका है, अब यहाँ से हम निकालेंगे कि इलेक्ट्रॉन का घनत्व का मतलब, जैसे मान लीजिए आपका कोई वायर है। अब यहाँ से इस पूरे वायर में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, तो इसका मतलब ये है कि इसकी जितनी लंबाई होगी, चौड़ाई होगी, ऊंचाई होगी, उतना ही इलेक्ट्रॉन रहेगा। तो यहाँ से हम इलेक्ट्रॉन का घनत्व निकाल सकते हैं। तो घनत्व बराबर क्या होता है, माने संख्या जो माने इलेक्ट्रॉन का जो घनत्व हो गया, इलेक्ट्रॉनों की संख्या बटे इलेक्ट्रॉन माने चालक तार का आयतन। तो आयतन बराबर क्या होगा, लंबाई होगा, चौड़ाई होगा और ऊंचाई होगा। लंबाई होगा, चौड़ाई होगा और ऊंचाई होगा। तो लंबाई चौड़ाई जो होगा वह उस तार का क्षेत्रफल हो जाएगा, यानी A, और यच जो है, तो यच का मतलब वो तार की जो लंबाई है वही क्या हो जाएगी, यच हो जाएगी, जैसा कि आप देख रहे हैं। अब हम यहाँ से इलेक्ट्रॉन का जब घनत्व निकालेंगे, तो इलेक्ट्रॉन का घनत्व जब माने इलेक्ट्रॉन का जो घनत्व होगा, तो इलेक्ट्रॉन की संख्या बटे चालक तार का आयतन यानी AL हो जाएगा। अब देखिए, अब उसमें हम ज्ञात करेंगे इलेक्ट्रॉन की संख्या। तो इलेक्ट्रॉन की संख्या जो होगी, तो इलेक्ट्रॉन का घनत्व हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन का घनत्व और गुणे में हम चालक तार का आयतन कर दें, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा इधर से। ठीक है, समझ रहे हैं आप, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ से इलेक्ट्रॉनों की संख्या प्राप्त हो जाएगी। अब देखिए हम इसको मान लेते हैं समीकरण 4। अब यहाँ से हम Q इक्वल टू, जैसे कि आपने Q
जैसा कि आपने देखा था Q इक्वल टू एन ई, तो एन आपका क्या था, इलेक्ट्रॉन की संख्या थी, तो इलेक्ट्रॉन की संख्या एन और यहाँ से क्या हो जाएगा एल, तो यहाँ पे Q इक्वल टू जब हम रख देंगे तो एन ए एल ई हो जाएगा। Q इक्वल टू अगर हम एन ई में एन का मान रखेंगे तो एन ए एल ई हो जाएगा, जैसा कि आप देख रहे हैं। तो ये समीकरण आपका नेक्स्ट हो गया, यहाँ समीकरण 5वां हो गया। अब समीकरण 2 व 5 से आप देखिए, हम जान रहे हैं कि I बराबर जो होता है Q अपान में T होता है, तो I Q का वैल्यू यहाँ पे रख देंगे, तो एन ए एल लंबाई उसका और E बटे में यल अपान में टाइम जो आपने निकाला था, जैसा कि आप देख रहे हैं टाइम आपने निकाला था कि यल अपान में वी डी, टाइम आपने निकाला था ना कि मुक्त इलेक्ट्रॉन के द्वारा यल लंबाई तय करने में लगा समय टी इक्वल टू उसके द्वारा तय की गई लंबाई और अपान में उसकी चाल वी डी, तो यल अपान में क्या हो जाएगा वी डी। तो सब वैल्यू उठा के रख देंगे और यहाँ से हम वी डी के फॉर्म में निकाल लेंगे, वी डी के रूप में निकालेंगे। तो आप जैसा देख रहे हैं, एक मिनट रुक जाइए, जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ से अगर हम वी डी के फॉर्म में निकालेंगे तो वी डी इक्वल टू ये आपका क्यू की जगह पे एन ए एल ई रख देंगे अपान में टी, और टी का वैल्यू हम रखेंगे यल अपान में वी डी, तो आ जाएगा ए एन ई वी डी। तो यहाँ से हम वी डी इक्वल टू निकालेंगे तो आई अपान में ए एन ई हो जाएगा, जैसा कि आप देख रहे हैं। तो अगर आपसे ये पूछा जाए, वेरी सिंपल सी है, अगर आपसे ये पूछा जाए कि वी डी और आई में संबंध क्या होता है, धारा व अफवाह वेग में संबंध क्या होता है, तो आप सिंपली से बताएंगे कि अफवाह वेग वी डी बराबर आई धारा अपान में ए एन ई होता है। समझ में आया? आई होप आपको ये बात समझ में आ गया होगा। अब हम इस टॉपिक के नए इस सब्जेक्ट के इस लेसन के नए टॉपिक पे चलेंगे, जिसका नाम है अफवाह वेग तथा विभवांतर में संबंध। देखिए ये नया टॉपिक आपका ओम का नियम, जैसा कि आपने क्लास 10 में पढ़ा होगा ओम का नियम क्या होता है, तो आपने ओम का नियम यही पढ़ा होगा कि यदि किसी चालक तार की भौतिक अवस्थाएं जैसे ताप दाब आयतन को स्थिर रखें तो उस चालक तार में प्रवाहित होने वाली जो धारा होगी, जो धारा आई होगा, वह उस चालक तार के सिरों के बीच के विभवांतर के अनुक्रमानुपाती होता है। जैसा कि आप देख रहे हैं, जैसा कि जॉर्ज साइमन ओम यह एक वैज्ञानिक थे, भौतिकी वैज्ञानिक थे, और इन्होंने 1886 ईस्वी में एक नियम दिया जिसे हम साइमन ओम के नियम से जानते हैं। और इन्होंने बताया क्या कि इस नियम के अनुसार, जैसा हम जान रहे हैं कि इस नियम के अनुसार यदि किसी चालक तार की भौतिक अवस्था जैसे ताप दाब और आयतन क्षेत्रफल ये सब स्थिर रखें तो चालक तार के सिरों के बीच आरोपित विभवांतर उसमें प्रवाहित होने वाली धारा के समानुपाती होगा। जैसे मान लीजिए, देखिए यह चालक तार है आपका, जिसका दो सिरा ए है और दूसरा सिरा क्या है बी है। अब देखिए विभवांतर का मतलब क्या होता है कि इस पॉइंट पर विभव और इस पॉइंट पर विभव का अंतर जो होगा वही आपका क्या कहलाता है विभवांतर। दो विभवों के, दो पॉइंट के, दो ध्रुवों के बीच के विभवों के अंतर को हम क्या कहते हैं विभवांतर कहते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, तो अगर हम मान लें कि कोई चालक तार है और पॉइंट ए पे उसका विभवांतर मान लीजिए वी ए था और पॉइंट बी पे उसका वी बी था, तो इन दोनों का जो अंतर होगा वो विभवांतर होगा। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो साइमन ओम ने बताया कि अगर किसी चालक तार के सिरों के बीच विभवांतर V हो तो उसमें प्रवाहित होने वाली धारा जो I होगा वह उसके समानुपाती होगा। ठीक है, जो धारा I होगा वह उसके समानुपाती होगा। यही है ओम का नियम। ठीक है, अब देखिए थोड़ा सा मैथमेटिकल तरीके से अगर हम देखें इसको, यदि किसी चालक तार के सिरों पे विभवांतर V तथा उसमें बहने वाली धारा I हो तो ओम के नियम के अनुसार B प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा आपका I हो जाएगा। अब जब यहाँ से हम प्रोपोर्शनल हटाएंगे तो R एक स्थिरांक आएगा जिसे हम क्या कहते हैं प्रतिरोध कहते हैं।
ठीक है। V बराबर आई आर, जहाँ आर एक आपका स्थिरांक है जिसे हम क्या कहते हैं, प्रतिरोध कहते हैं। अब प्रतिरोध का मतलब क्या होता है, जैसा आप जानते हैं प्रतिरोध, रोध का मतलब रोकने वाला, ठीक है। रोध का मतलब क्या होता है, रोकने वाला। तो देखिए प्रतिरोध, इसका मतलब क्या है कि जैसे चालक तार में धारा प्रवाहित हो रहा है तो उस तार में धारा को रोकने के लिए कोई ना कोई ऐसा कारक होगा जो धारा को बहने से रोकेगा। तो उस कारक को हम कहते हैं प्रतिरोध, जो धारा को किसी चालक तार में बहने से रोकता है। अर्थात कि देखिए किसी पदार्थ में धारा प्रवाह में उत्पन्न बाधा, रुकावट या व्यवधान को हम क्या कहते हैं, प्रतिरोध कहते हैं। यानी कि धारा के प्रवाह को जो रोकेगा उसे हम क्या कहेंगे, प्रतिरोध कहेंगे। तो प्रतिरोध R बराबर, जैसा कि हम ओम के नियम से जान रहे हैं, V बराबर होता है आपका आई आर। अगर हम यहाँ से R बराबर निकालेंगे तो V बटे में I हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपका क्या हो गया, ये प्रतिरोध हो गया। और प्रतिरोध का जो मात्रक होता है वह ओम होता है। ओम का इंडिकेशन इस तरीके से होता है। देखिए अब यहाँ से आप देखिए कि अगर हम चालक तार है उसमें विभवांतर और धारा के बीच में अगर हम ग्राफ खींचें, जैसा कि आप देख रहे हैं कि चालक सिरों के बीच अब विभवांतर तथा उसमें प्रवाहित होने वाली धारा के बीच में ग्राफ खींचा जाए तो यह एक दूसरे के से सीधी रेखा में प्राप्त होंगे, यानी कि 90 डिग्री पे प्राप्त होंगे। तो यहाँ से अगर हम मान लेते हैं, जैसा कि ग्राफ में आपको दिखाया जा रहा है, एक मिनट रुक जाइए, देखिए यहाँ पे जैसा कि आपको दिखाया जा रहा है कि अगर ये आपका विभवांतर है, यहाँ आपका धारा है, जैसा V और I ग्राफ में अगर हम खींचेंगे तो यह एक समानुपाती में प्राप्त होगा। और यह देखिए एक त्रिभुज हो गया। तो V आपका क्या है, यहाँ आपका लंब हो जाएगा और I जो है आपका क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका कौन सी भुजा होगी, यह कर्ण होगी। तुमको कर्ण से कोई मतलब नहीं है। अब यहाँ से अगर हम थीटा के लिए एंगल निकालें तो देखिए लंब बटे आधार यानी कि V अपान में I बराबर क्या हो जाएगा आपका, tan थीटा। तो यहाँ से थीटा का मान क्या आएगा आपका, tan आ जाएगा। तो अगर हम विभवांतर V और धारा I के बीच में अगर हम ग्राफ खींचते हैं तो वह एक सीधी रेखा में प्राप्त होता है। समझ में आया आपको। अब यहाँ से हम देखेंगे, अब देखिए जैसा कि हम देख रहे हैं कि प्रतिरोध का मात्रक निकालते हैं तो प्रतिरोध का जो मात्रक होगा वह V का मात्रक बटे में I का मात्रक हो जाएगा। अब यहाँ से हम V बटे I करके यहाँ से विभवांतर और प्रतिरोध दोनों का मात्रक की सहायता से हम आपके प्रतिरोध का मात्रक निकाल सकते हैं। तो V का मात्रक जो होगा, वीमा जो होगा तो ml स्क्वायर t के पावर -3 और a के पावर -1 होगा। अब देखिए यहाँ से अगर हमको बीमा निकालना है तो प्रतिरोध R की बीमा जो होगी वह V की बीमा होगी और अपान में I की बीमा होगी। तो विभवांतर V की जो बीमा होगी ml स्क्वायर t के पावर -3 और a के पावर -1, और I की बीमा यानी कि धारा की बीमा जो होगी वह A होगा। तो यहाँ से A आपका ऊपर चला जाएगा, तो जिसकी वजह से ये आपका हो जाएगा ml स्क्वायर t के पावर -3 a के पावर -2। ठीक है, समझ में आ गया। अब देखिए अक्सर क्लास 10th वालों से या 12th वालों से अक्सर ये 1 ओम की भी परिभाषा पूछ लिया जाता है। अगर हम यहाँ से 1 ओम का वैल्यू निकालें तो V का मान भी I का मान आपका 1 एम्पियर होना चाहिए और V का मान आपका 1 वोल्ट होना चाहिए। यानी कि अगर हम ऐसे कहें कि किसी चालक तार के सिरों के बीच का विभवांतर अगर 1 वोल्ट हो तो तथा और उसमें प्रवाहित होने वाला धारा का मान 1 एम्पियर हो तो उस चालक तार का प्रतिरोध भी 1 ओम होगा। ठीक है, मतलब समझ में आया कि कोई चालक तार है और उसके सिरों के बीच जो विभवांतर है, एक कोई जैसे मान लीजिए कोई चालक तार है, इनके सिरों के बीच का जो विभवांतर है वह 1 वोल्ट हो
और उन दोनों सिरों के बीच में धारा जो है, करंट जो है वह 1 एम्पियर प्रवाहित हो रहा है। तो हम यहाँ से R बराबर निकालेंगे तो V अपान में I यानी 1 अपान में 1 कर देंगे तो कट जाएगा, तो यहाँ से 1 ओम आ जाएगा। तो हम इस तरीके से कह सकते हैं कि किसी चालक तार के सिरों के बीच में अगर विभवांतर 1 वोल्ट हो और उसमें प्रवाहित होने वाली धारा का मान 1 एम्पियर हो तो उस चालक तार का जो प्रतिरोध होगा वह 1 ओम होगा। ठीक है, अब देखिए नया प्रतिरोधकता। प्रतिरोधकता का मतलब क्या होता है कि कैसे हम ये ज्ञात कर सकते हैं कि जैसे कोई चालक तार है, तो कोई चालक तार जैसे मान लीजिए आपका लोहे का हो गया और कापर का हो गया, एल्युमिनियम का हो गया, तो ये सब जो तार हैं तो सब में जो करंट होगा, करंट प्रवाहित होने का जो दर रहेगा या जो मात्रा रहेगी सब में अलग अलग होता है। अगर हम लोहे का तार लेते हैं तो करंट जो होगा, जो धारा होगी वह कम आएगा। अगर हम कापर का तार ले रहे हैं तो बहुत अच्छे तरीके से उसमें प्रवाहित होगा। अगर हम एल्युमिनियम का तार ले रहे हैं तो कुछ और प्रवाहित होगा। तो इस प्रकार से हम कहेंगे कि जो प्रतिरोधकता है यानी कि विभिन्न प्रकार के तारों के लिए अगर हम बहुत लंबा तार ले रहे हैं तब उसमें प्रवाहित होने धारा का मान क्या होगा, अगर हम तार की मोटाई बढ़ा दे रहे हैं तब उसमें धारा का मान क्या प्रवाहित होगा। तो इस प्रकार से हम इस टॉपिक में या इस टॉपिक में ये पढ़ेंगे कि प्रतिरोधकता का मतलब क्या होता है। ठीक है, जैसा कि आप देख रहे हैं समझ में। अब प्रतिरोधकता के बारे में देखिए, यदि किसी चालक तार की लंबाई और अनुप्रस्थ काट उसके पदार्थ की प्रकृति तथा ताप पर निर्भर करता है। प्रतिरोधकता जो होता है वह उस चालक तार की लंबाई, अगर हम बहुत लंबा तार ले लें तब उसमें प्रवाहित होने वाला धारा जो होगा वह उसका मान कम हो जाएगा, उसके कम होने का कारण जो है वह उसमें उत्पन्न होने वाले प्रतिरोध पर निर्भर करता है। अगर हम जो तार लिए हैं उस तार की मोटाई बढ़ा दें तब उसमें जो प्रवाहित होने वाले धारा का मान होगा वह अधिक हो जाएगा। जैसे देखिए कि अगर हम इसको मैथमेटिकल तरीके से अगर हमको दिखाना है तो हम कैसे दिखाएंगे। देखिए, यदि किसी चालक तार का प्रतिरोध R हो और उस चालक तार की लंबाई L हो तो उसमें उत्पन्न होने वाली जो प्रतिरोध है वह उसके क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, यानी कि R प्रोपोर्शनल टू L, जैसा कि आप देख रहे हैं। अब दूसरा बात क्या है कि चालक तार का प्रतिरोध तार के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती, यानी R प्रोपोर्शनल टू 1/A। अगर हम चालक तार का मोटाई यानी कि क्षेत्रफल तार का बढ़ा रहे हैं तो वह प्रतिरोध जो उसमें उत्पन्न होगा वह इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा, यानी कि अगर हम चालक तार की मोटाई बढ़ा देंगे तो उसमें उत्पन्न होने वाला जो प्रतिरोध है उसका मान क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और अगर हम तार जितना लंबा लेंगे तो उसमें उत्पन्न प्रतिरोध का मान भी उतना ही होगा। अब क्या करते हैं, इन दोनों को नियमों को मिला देंगे तो R बराबर आपका हो जाएगा क्या, R प्रोपोर्शनल L/A हो जाएगा। अब हम यहाँ से प्रोपोर्शनल हटाएंगे तो एक अनुपात आएगा रो, जिसे हम विशिष्ट प्रतिरोध या उस चालक तार का प्रतिरोधकता कहते हैं। ठीक है, आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। हमारे चैनल पे ये आपका चौथा वीडियो है और आप मेरे वीडियो को देखते रहें और लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों में इस वीडियो को शेयर करिए। कक्षा 10 और 12 के लिए यह टॉपिक आपके क्लास 10 के लिए और क्लास 12 के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। थैंक यू।